कोरोना आपदा के बाद के हालातों से निपटने के लिए शिवराज सरकार श्रम सुधार कानूनों का नया मॉडल तैयार कर रही है। इसके तहत सरकार ने 1000 दिनों की कार्य योजना तैयार की है और इस कार्य योजना में कई तरीके की सहूलियतें श्रम कानूनों के तहत देने की तैयारी है। इसमें सरकार ने ये तय किया है कि जो श्रम कानून के तहत मजदूरों से काम कराने की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा और 72 घंटे तक का जो ओवर टाइम है वो मजदूरों से करवाने को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि इसका भुगतान जो मालिक होंगे कारखानों के उनका मजदूरों को करना होगा, लेकिन उन्हें अधिक समय की जो मंजूरी है वो दी जाएगी। इसके तहत ही सरकार ने दुकानें खोलने का जो वक्त है उसको भी बढ़ाने का फैसला किया है और अब दुकानें मध्य प्रदेश में रात 12 बजे तक खोलने की भी तैयारी है। सरकार ने तय किया है कि जो कारखाना अधिनियम है उसकी 120 धाराओं में से लगभग 90 जो धाराएं हैं उनमें छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ में जो रजिस्ट्रेशन है, नक्शों का अनुमोदन है और कई तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी मंजूरी 1 दिन में ही देने की तैयारी है। साथ ही साथ में जो निरीक्षण को लेकर कई तरीके की पाबंदियां लगाई गई थी, सरकार उनमें भी छूट देने की तैयारी कर रही है ताकि कोरोना के बाद के जब हालात बिगड़ें तो उनमें जो श्रम कानून हैं वो उद्योगों को बढ़ावा देने में बड़ी बाधा न बने। राजधानी भोपाल रेड जोन में शामिल है। शहर में रोजाना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं आज राजधानी में लगभग 2 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर सामने आए हैं। हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद और मंगलवारा से ये मरीज सामने मिले हैं जो अब एक डेंजर जोन बन गया है। शहर के जहांगीराबाद, मंगलवारा, टीला जमालपुरा, बुधवारा, ऐशबाग, ईदगाह हिल्स, कोए फिजा आदि क्षेत्रों में संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ डबल से लिए जा रहे सैंपल्स में भी कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि लोग एक दूसरे के घरों में आ जा रहे हैं। सड़कों पर आवागमन भी रोजाना जैसा ही है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। इससे कम्युनिटी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन इन कंटेनमेंट क्षेत्रों की सीमाओं को अलग अलग सील करने का प्लान बना रही है ताकि लोगों को उनके घरों में ही रोका जा सके, वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर संक्रमण न फैला सकें। शहर के 2 इलाके डेंजर जोन बन गए हैं। जहांगीराबाद और मंगलवारा ऐसे इलाके हैं जहां पर दोबारा सैंपलिंग की जा रही है और लोग पॉजिटिव भी मिल रहे हैं। जहांगीराबाद में सबसे ज्यादा सैंपलिंग की गई है और लगभग 150 लोग यहां से पॉजिटिव मिले हैं। वहीं मंगलवारा से लगभग 100 की संख्या में पॉजिटिव कोरोना मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के संक्रमण के बीच इंदौर के लिए अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट में इंदौर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। जयपुर पहले नंबर पे है, इंदौर दूसरे नंबर पे है। इंदौर का रिकवरी रेट 37.35% है, जबकि जयपुर का रिकवरी रेट 41.52% है। और यदि देश का रिकवरी रेट देखा जाए तो देश का रिकवरी रेट औसत 28.29% है। कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे इंदौर के लिए अच्छी खबर है कि एक तरफ उसका रिकवरी रेट बढ़ा है तो वहीं पॉजिटिव मरीजों के मिलने की दर भी घट गई है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में 556 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 538 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं सिर्फ 18 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, यानी पॉजिटिव मरीजों के मिलने की दर 3.23% हो गई है। इन 18 नए पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद ये आंकड़ा 1699 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में पिछले 24 घंटे में 1174 मरीजों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 556 सैंपल की जांच की गई और 618 सैंपल पेंडिंग होने की वजह से जांच के लिए निजी लैब को भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 नए मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 83 हो गई है। मरने वाले मरीजों में एक 50 वर्षीय पुरुष इंदौर की गुलजार कॉलोनी का रहने वाला है, उसकी मौत 6 मई को हुई है। वहीं दूसरा मरीज 54 साल का महू का होटल व्यवसायी है, उसकी मौत 5 मई को हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1021 मरीजों का इलाज अभी शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना से जंग के लिए प्लाज्मा थेरेपी भी इंदौर में काफी कारगर सिद्ध हो रही है। 3 मरीजों पर इसका प्रयोग किया गया था और वो तीनों मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ऐसे में अब 2 नए मरीजों पर इस थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। उज्जैन में मरीजों का आंकड़ा 200 के पार हो गया।
जी हाँ, आज जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 3 मरीज संक्रमित पाए गए हैं और आज जो मरीजों का आंकड़ा है वो 201 तक चला गया। हालांकि मौत का आंकड़ा आज स्थिर बताया जा रहा है, जो कि 42 तक पहुंच चुका था। और इसके बाद बताया यही गया कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग अपनी काम कर रहा है, अब वो जल्द से जल्द इस कोरोना का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा था उस पर काबू पा लेगा। हालांकि जो कल राज्य शासन ने उज्जैन में 2 नई पदस्थापना की थी, जिसमें सीएमएचओ और सिविल सर्जन को यहाँ पर नए भेजे गए थे, उन दोनों की ही पदस्थापना को निरस्त कर दिया गया है। और जो डॉक्टर अनुसैया गोली जो सीएमएचओ का कार्य पूर्व में देख रही थी, उन्हें वापस से फिर से अपनी जगह पर यहाँ पर पदस्थ किया गया है। मुरैना जिले में कल 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जिनमें 2 जिला अस्पताल में काम करने वाली स्टाफ नर्सेज भी शामिल थी। हालांकि जिला अस्पताल प्रशासन से कल बड़ी चूक भी हुई जब उन्होंने शाम को 6 बजे बुलेटिन जारी किया और उसमें बताया गया कि पुरानी संख्या 4 ही है पॉजिटिव और आज जो जितनी भी जांच आई हैं वो नेगेटिव आई हैं। लेकिन जब आईसीएमआर की रिपोर्ट मीडिया कर्मियों के हाथ लगी, तब अस्पताल प्रशासन जागा और उन्होंने कबूल किया कि 5 आज भी पॉजिटिव आए हैं और कुल पॉजिटिव संख्या 9 हो गई है। लेकिन जैसे ही जिला अस्पताल की नर्स 2 जो पॉजिटिव आई हैं, उसके बाद आज जिला अस्पताल की समस्त नर्सों ने लामबंद होकर जिला अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनका साफ आरोप है कि जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा सीएमएचओ सिविल सर्जन द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर मानसिक दबाव भी बनाया जा रहा है और बिना सुरक्षा किट पीपीटी किट के उनसे आइसोलेट वार्ड में काम कराया जा रहा है। यही कारण रहा कि उनकी 2 साथी नर्स संक्रमित हुई और वो पॉजिटिव आई हैं। नर्सों का यह भी आरोप है कि अगर वह इस काम पीपीटी किट मांगती हैं और N95 मास्क मांगती हैं तो उनके अधिकारी सिविल सर्जन और सीएमएचओ द्वारा उनको लताड़ा भी जाता है, अब शब्द भी बोले जाते हैं और सस्पेंड करने की धमकी भी दी जाती है। अब एक बार फिर जिला प्रशासन के सीएमएचओ और सिविल सर्जन पर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचारी के आरोप लगे हैं। जबकि सिविल सर्जन से जब हमने बात की, सीएमएचओ से बात की, तो उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पीपीटी किट मौजूद है और वह नर्सों को मुहैया कराई जा रही है। अगर उनकी बातों सच है, उनके दावे सच हैं, तो आखिर क्या वजह है जो नर्सों को लामबंद होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा और वो साफ तौर से कह रही हैं कि पीपीटी किट उनको मुहैया नहीं कराई जा रही। महाराष्ट्र में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को भोपाल लाया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से जो ट्रेन आई है वो आकर यहाँ पर खड़ी हुई है। उसमें तमाम करीब 1200 मजदूर मौजूद हैं। बिल्कुल सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन 15 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको जो मजदूर हैं उनको खाना नहीं मिला। हालांकि हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर खाने की व्यवस्था की गई, लेकिन महाराष्ट्र से जब ये ट्रेन चली थी उस दौरान इन्हें सिर्फ पानी की 2 बोतल दी गई, इसके अलावा इनको यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 25 जिलों के ये तमाम मजदूर हैं जो कि राजधानी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। 44 बसों का इंतजाम किया गया है। सतना रीवा के सबसे ज़्यादा मजदूर यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिनका इंतजाम यहाँ पे किया गया है। बिल्कुल पहले टिकट के बदले पैसे लिए जा रहे थे, सरकार ने ये कहा कि वो टिकट के पैसे खुद देंगे। इसके बाद जो है अब ये दूसरे तरीके की दिक्कत जो है यहाँ पर मजदूरों को आ रही है। उन्हें रवाना तो किया जा रहा है दूसरे राज्यों से, लेकिन खाने की व्यवस्था उनके लिए नहीं की जा रही। यही कारण है कि करीब 15 घंटों से ये मजदूर जो है यात्रा कर रहे हैं और भूखे प्यासे हैं। इनको पानी की छोटी छोटी बोतलें जरूर दी गई, लेकिन वो पर्याप्त इनके लिए नहीं थी। खाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। यही कारण है कि ये मजदूर जो है अभी भी भूखे हैं। हालांकि हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर तमाम व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई, लेकिन महाराष्ट्र से जब ये मजदूर निकले थे उस दौरान किसी तरीके की व्यवस्था वहाँ से प्रशासन ने नहीं की। यही कारण है कि इन मजदूरों को 15 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और ये मजदूर अभी भी भूखे हैं। कहने को शौक बड़ी चीज़ होती है और कोरोना काल में जो शौकीन हैं दारू के, उन्हें दरअसल अपनी जेबें ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है। ले दे के शराब दुकानें जैसे जैसे खुल पाई, लेकिन अब करीब 30 से 40% ज़्यादा जो दाम है वो देने पड़ रहे हैं। आज आप देख सकते हैं पुणे हम एक शराब दुकान में मौजूद हैं। कल यहाँ पर लंबी कतारें थी, लोग उत्सुक थे क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है दुकान खुली थी। अपने अपने ब्रांड्स की दुकान जो शराब थी उसे खरीदने लोग बेहद उत्सुक यहाँ पर देखे तो। और आज भी सिलसिला जारी है, बेशक भीड़ कम है चूँकि कल बेतहाशा भीड़ यहाँ पर थी। अमूमन अधिकांश
अधिकांश लोग जो शहर के थे वो ग्रामीण अंचलों में आ गए थे, लेकिन अब ग्रामीण अंचलों में सिर्फ ग्रामीण लोगों को ही जो प्रवेश है वो दिया जा रहा है, शहरी लोगों को प्रवेश बिल्कुल यहाँ पर वर्जित कर दिया गया है। तो बेशक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि आखिर 20 से 40% जो वृद्धि हुई है वो किस वजह से कर दी गई? क्या कोरोना सिंडिकेट कहीं ना कहीं अपने फॉर्म में आ चुका है? और बेशक प्रशासन अब तक मौन क्यों है, ये भी सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले खरीद लो। जी हाँ, यही मोटो है रतलाम में आज सूरा प्रेमियों का। और लंबी लंबी कतारें आज रतलाम के भी जो शराब दुकानें वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आज सुबह से ही पहुँचे हैं और ये कतारें आप खुद देख सकते हैं कि आखिर लोगों में कितनी बेचैनी थी। और आज जब ये दुकानें खुली है तो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ज़रूर ली होगी। और ये कतारें खुद बता रही है कि आखिर 40 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है और आखिर कैसे इन्होंने यह दिन निकाले हैं, कितनी परेशानी झेली होगी। और ये बेहद अनुशासन में लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सुबह करीब 7 बजे से आज दुकानें खुली है। लोगों की लाइनें यहाँ पे लंबी लंबी दिखाई ज़रूर दे रही है, लेकिन बता ये भी रहे हैं कि स्टॉक ख़त्म हो गया है। अब देखना यह है कि आखिर कैसे इनको राहत मिलेगी। लोगों की कतारें बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और उम्मीद यही है कि आज कम से कम शराब प्रेमियों ने इन दुकानों के खुलने से राहत की सांस ज़रूर ली होगी। बैतूल पुलिस की टीम आज सड़कों पर साइकिल से घूमती नजर आई। पुलिस ऐसा अपनी फिटनेस के लिए नहीं कर रही है, बल्कि बैतूल पुलिस का ये कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे शहर के हर कोने पर आसानी से नजर जमाई जा सके। दरअसल इस समय बैतूल जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है और इसलिए 2 दिन पहले प्रशासन ने लॉकडाउन से काफ़ी राहत दी है लोगों को। लेकिन लोग इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं, असुरक्षित तरीके से बाजारों में आ रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी की जा रही है। बैतूल पुलिस साइकिल से न केवल मुख्य बाजारों में बल्कि गलियों में भी आसानी से पहुंच रही है और लोगों को मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की हिदायत दी जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि इस तरीके से न केवल पुलिस की गाड़ियों से ट्रैफिक जाम से बचा जा सकेगा, बल्कि हर गली और हर नुक्कड़ तक पुलिस आसानी से पहुंच सकेगी। बस्तर में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ता तोड़ाई आज से शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तेंदुपत्ता तोड़ाई में जो भी ग्रामीण है वो किस तरह की तेंदुपत्ता को लेकर फड़ में पहुंचे हैं। ये जो तेंदुपत्ता देख रही है ये जंगल से तोड़ के यहाँ के ग्रामीण यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि हालांकि ये लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन में इन ग्रामीणों को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने तत्काल इसे तेंदुपत्ता की तोड़ाई को शुरू कर दिया है। और इस तेंदुपत्ता करीबन 1 महीने तक चलने वाले ये तेंदुपत्ता का तोड़ाई, जिसमें से 4000 रुपये मानिक बोरा की तरफ से ये किया गया है और 4000 मानिक बोरा यानी 400 रुपये प्रति सैकड़ा में दर में इस ग्रामीणों को मिल रहा है। और इससे तेंदुपत्ता से इनको का जो परिवार का जो आर्थिक स्थिति बहुत सुधार रहा है। हम यहाँ के कुछ ग्रामीण उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा बताइए, ये तेंदुपत्ता कहाँ से ले, क्या रेट में मिल रहा है आपको? 400 रुपये सैकड़ा। 400 रुपये सैकड़ा है। इसमें आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? अभी फायदा तो मिल रहा है। कितना परिवार को कितना लाभ मिल रहा है इसमें? बहुत मिल रहा है। बहुत मिल रहा है। हाँ। अच्छा, बहुत लाभ मिल रहा है। हम ग्रामीण है, इन्हें अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ की बात है कि यहाँ पर जो तेंदुपत्ता तोड़ने से पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क है ये वन विभाग की ओर से वितरण किए जा रहे हैं। हमारे साथ वन विभाग के जो परिक्षेत्र अधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, ये तेंदुपत्ता तोड़ाई चल रहा है, इसमें ग्रामीणों को फायदा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ मुहैया करा रहे हैं? ये अपने तरफ से सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, घर में लगाते हैं सैनिटाइजर। अभी मास्क भी बांट रहे हैं हर जगह, फील्ड में जाके और फिर फड़ में भी जाके। इसमें क्या फायदा है लोगों का? कोरोना बीमारी से हमारे निजात पाने के लिए। तो निश्चित रूप से देख रहे हैं जिस तरह की यह कोरोना वायरस का संक्रमण अभी देश में चल रहा है और तेंदुपत्ता का जो सीजन है, इस तेंदुपत्ते में हजारों नहीं लाखों जो ग्रामीण है इस तेंदुपत्ता के ऊपर निर्भर है और इन्हें सुरक्षा के लिए वन विभाग हमेशा तत्पर है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे वन विभाग की ओर से जो मास्क है उसको वितरण किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से कोई भी कोरोना का जो संक्रमक है इस ग्रामीण तक ना पहुँच सके। जीवानंद हल्दार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश में 3 चरणों में लॉकडाउन रखा गया है। तीसरे चरण का लॉकडाउन 17 मई के लिए प्रभावशील है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इसके पालन करने के लिए लोग कितने जागरूक हैं। पूरे शहर के गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और ऐसा नहीं है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीण अंचल में भी लॉकडाउन का असर
देखा जा सकता है। ऐसे लॉकडाउन के समय में भी मनरेगा जो है ग्रामीण अंचल के मजदूरों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और मनरेगा के माध्यम से मजदूर जो है काम करके अपने आप को सशक्त मजबूत बना रहे हैं। तो वहीं मनरेगा का काम जो है पूरे ग्रामीण अंचलों में चल रहा है। जिले के 657 ग्राम पंचायत हैं, वहाँ सभी जगह पे जो है काम स्वीकृत है और मजदूर जो है मनरेगा में काम करके अपने आप को मजबूत और सशक्त बना रहे हैं और मनरेगा के माध्यम से अपनी आर्थिक जो समस्या है उसे दूर कर रहे हैं। अगर हम बात करें जांजगीर चांपा जिले में, तो जांजगीर चांपा जिले में अब तक 17 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान मजदूरों को किया जा चुका है। 1200 से अधिक जो है काम जिले के ग्राम पंचायतों में स्वीकृत है। लगभग 1 लाख मजदूर जो हैं ग्रामीण अंचलों में काम कर रहे हैं और अपने आप को सशक्त मजबूत बनाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस लॉकडाउन के समय में मनरेगा जो है ग्रामीण अंचल के मजदूरों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोग उठा रहे हैं। सूरजपुर जिले के जजावल समेत 5 किलोमीटर दूरी के 3 गांवों को कंटेनमेंट जोन बनाकर 3 मई से ही कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया गया है। दरअसल सूरजपुर जिले के जजावल राहत शिविर में 3 बाहरी मजदूर और 3 स्थानीय कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनके बाद इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के 169 लोगों की 2 मई तक जांच कराई गई थी, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। बावजूद प्रशासन पूरी तरह गंभीर है और कंटेनमेंट जोन के चंदौरा में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है, तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का पकनी गाँव में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां कंटेनमेंट जोन में ही पुलिस, स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी निवास कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा, पशु जैसे विभाग जैसे तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी सभी ग्रामीणों के घरों तक दूध, सब्जी, राशन पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर रोजाना कंटेनमेंट जोन के सभी गांवों के घरों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। गौरतलब है, कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में कंटेनमेंट जोन में तैनात पुलिस, प्रशासनिक कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमण को रोकने की जंग की चुनौती बखूबी निभा रहे हैं। बहरहाल जिला में कोविड-19 के मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन की जिम्मेदारी रोजाना बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासनिक आला अधिकारी लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काल में जगदलपुर का मेडिकल कॉलेज इस समय अहम भूमिका अदा कर रहा है। पूरे बस्तर संभाग के 7 जिलों के अलावा पड़ोसी जिला धमतरी के भी सैंपल जो है वो यहाँ पर जाँच के लिए आ रहे हैं। जिस तरह की सतर्कता के साथ लगातार मेडिकल कॉलेज की जो जाँच टीम है वो लगातार कोरोना के संदिग्ध लोगों का जांच कर रही है, सैंपलों का जांच कर रही है, उससे ये माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सावधानी वहां पर बरती जा रही है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया जो 24 घंटे काम कर रहा है, जिसमें डॉक्टरों की टीम है, वार्ड बॉय हैं, स्टाफ नर्स हैं और इसके अलावा क्लैरिकल स्टाफ भी है। ये तमाम लोग निगरानी कर रहे हैं और जैसी जिसकी ड्यूटी होती है वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। अभी तक के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में अगर जाँच के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 3000 के आसपास सैंपल आए थे और ये सैंपल बस्तर संभाग के ही नहीं बल्कि धमतरी से भी आए थे और जो अभी जांच रिपोर्ट आज तक की डेट में आई है उसमें ये तमाम 3000 की जो जांच है वो नेगेटिव पाई गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी भूमिका जो है वो रैपिड किट भी अदा कर रही है। अभी तक गांव में ये कारगर इसलिए मानी जा रही है कि जब भी कोई ऐसा एंटीबॉडी सिस्टम किसी मरीज में दिखाई देता है तो रैपिड टेस्ट में भले ही वो पॉजिटिव दिखाई देता है, लेकिन जब उसके बाद RT-PCR किट में जाँच होती है तो निगेटिव आता है। तो डॉक्टर ये मान रहे हैं कि रैपिड टेस्ट जो है वो बस्तर में काफ़ी अहम रोल अदा कर रही है। बीती रात भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ जब लोहंडीगुड़ा की एक प्रसव पीड़ित महिला जो है वो वहाँ पर पहुँची थी। प्रसव के बाद चूँकि हर जो कि कोई बीमार व्यक्ति पहुँच रहा है उसका जांच ज़रूरी होता है, कोरोना जांच ज़रूरी होता है, उसी लिहाज से डिमरापाल मेडिकल के गायनिक विभाग ने जो है वो महिला की जांच की। रैपिड टेस्ट में महिला पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई थी। गायनिक डिपार्टमेंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, सभी जगह को सैनिटाइज किया गया था और अब एक सबसे बड़ी चुनौती थी डिपार्टमेंट के सामने कि RT-PCR टेस्ट जो है वो किया जाए, क्योंकि सभी की सांसें इसलिए अटकी हुई थी कि अगर महिला कहीं पॉजिटिव हुई तो काफ़ी बड़ा हंगामा हो सकता है। उसके बाद राहत की सांस उस वक्त ली स्वास्थ्य महकमे ने जब आज 6 घंटे के बाद ये रिपोर्ट आई कि महिला जो है वो पॉजिटिव है। तो माना यह जा रहा है कि रैपिड टेस्ट और इसके अलावा RT-PCR जो किट है वो काफ़ी अहम रोल बस्तर में अदा कर रही है और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि अब तक इतनी बड़ी संख्या में जाँच हो चुकी है और कोई भी कोरोना का मरीज जो है वो नहीं पाया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई आंधी बारिश ने एक बार फिर किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। लगातार ये जिस तरह से हर थोड़े दिन में आंधी बारिश होती है उसके चलते किसानों का कहना है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो सब्जी और फसल को हो रहा है। किसानों का कहना है कि वो गर्मी के मौसम के हिसाब से या हर मौसम के हिसाब से सब्जी और फसल उगाते हैं, लेकिन बेमौसम जो बारिश होती है और अंधड़
जो और तूफान आता है उसके चलते उस जो सब्जियां हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। ये जो आंधी बारिश हुई है और उसके चलते अब सब्जियों के ऊपर कीड़ों का प्रकोप बढ़ने का भी खतरा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि वैसे ही लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी है। बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने जो भी उपज है उसका जो लाभ है वो मिल पा रहा है या उसका दाम मिल पा रहा है, लेकिन लाभ तो मिल ही नहीं रहा है बल्कि वो नुकसान में ही है। लेकिन उसके साथ ही ये जो बार बार आंधी तूफान और बारिश होती है उससे जो सब्जियां हैं और फसल है उसकी क्वालिटी पर फर्क पड़ता है और आने वाले समय में फसलों के दाम भी नहीं मिलेंगे और अभी सब्जियों के दाम तो वैसे भी नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को अब इस संबंध में सोचने की जरूरत है, क्योंकि किसानों की सबसे ज्यादा उम्मीद अब सरकार से लगी हुई है। ये जो बारिश और आंधी तूफान हुआ है उससे सबसे ज्यादा जो सब्जियों को नुकसान, उसमें बरबट्टी, तुरई, टमाटर, धनिया, लाल भाजी, पालक भाजी, चौलाई भाजी, तमाम तरह की जो भाजियां हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान की संभावना है, क्योंकि उसमें कीड़े लग सकते हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है और बदली छाती है उससे इस सबसे ज्यादा कीड़े लगने का ही जो खतरा है वो बढ़ जाता है। राजधानी रायपुर के आसपास ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के जो किसान हैं, कई जगह बहुत तेज बारिश और आंधी तूफान हुआ है और कई जो फल के जो पेड़ हैं वो भी गिर गए। उसके चलते भी किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात कवर्धा में जो है आंधी तूफान ने जमकर तांडव मचाया है। कई घरों के जो है खपरेल पूरी तरह से उड़ गए हैं, छप्पर को नुकसान पहुंचा है और तेज गरज के साथ जो है रिमझिम बारिश भी कई क्षेत्रों में देखी गई है। जिस तरह से हम बात करते हैं वनांचल क्षेत्र के जो मही डबरा गांव है वहाँ इसका ज़्यादा असर देखने को मिला है। वहाँ कई ग्रामीणों के जो छप्पर हैं वो पूरी तरह से उड़ गए हैं, खपरेल जो है वो गिरकर नीचे गिर गया है। इसके अलावा जो है जिनके घर पॉलीथीन से बने हुए थे, जो झोपड़ी हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और ग्रामीण जो है रात का जो माहौल था वो काफ़ी डरावना था। तेज गरज के साथ जो बिजली चमक रही थी, तेज आंधी तूफान आया हुआ था, तो लोग जो है रातों में घर के बाहर रुके हुए थे, एक तरह से कह सकते हैं कि रफजगा कर रहे थे। तो इस मौसम में बेमौसम जो ये आंधी तूफान और बारिश है इससे जो है लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो किसान हैं उनकी रही सही जो फसल हम कह सकते हैं जो सब्जी की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसमें जो लगातार जो है किसान जो है ओलावृष्टि बारिश का शिकार हो रहे हैं और ये दौर अभी भी जारी है। पूरा गर्मी का मौसम जो है बारिश की तरह निकल गया है और आने वाला समय भी बारिश का है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस तरह अभी जो मौसम है वो न तो इसका गर्मी कह सकते हैं ना ही बारिश कह सकते हैं, पर इसका किसी न किसी तरह से जो है खामियाजा कहें तो किसान को भुगतना पड़ रहा है। किसान जो है इससे खासे परेशान है। लगातार जो है ओलावृष्टि और बारिश में भी कमर टूट गई है। प्रशासन जो भी है उनकी अभी फिलहाल जो कोरोना के चलते जो है सर्वे का काम है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो भी काम प्रभावित हो रहा है। तो हर दृष्टिकोण से जो है किसानों के लिए जो ओलावृष्टि हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो वो नुकसानदायक है।